Good morning and welcome everyone to the daily news analysis for 14th of April 2021. So guys, in today's daily news analysis there are a bit of business news articles, important news articles. गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि कस्टम्स और एक्साइज टैक्स से जो कलेक्शंस हुई हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज वो कस्टम्स और एक्साइज फ्यूल से थोड़ा ज्यादा हुई हैं। तो अवेयरनेस के लिए न्यूज है, कुछ ज्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम। और इसके अलावा ऑल गोल्ड ज्वेलरी मस्ट बियर हॉलमार्क फ्रॉम जून। फेक ज्वेलरी के चलते सरकार ने ये नियम बना दिया है, रूल बना दिया है। सेंटर विल गो अहेड विद इट्स प्लान टू मैंडेट hallmarking of gold jewelry from June 1. Plan had been delayed due to COVID-19. Union Minister of Consumer Affairs. तो ये मैटर जो है hallmarking का, hallmarking of even gold, even a commodity like the gold is decided by Union Ministry of Consumer Affairs. Hallmarking of gold is also डिसाइडेड बाय हॉलमार्क स्कीम, वो कोई और मिनिस्ट्री लेके आई है, ठीक है। हॉलमार्क ऑफ गोल्ड या एंटिक्विटीज या कुछ ऐसा वो और मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है। लेकिन हॉलमार्किंग के साथ साथ ये जो डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कमोडिटी की हॉलमार्किंग होगी, वो यहां पे होगा, राइट। तो ये सारा कुछ है। देन उसके अलावा लॉकडाउन टू शेव $1.25 बिलियन अ वीक अमिड दी सर्जिंग पैंडेमिक केसेस। अगर जो पैंडेमिक केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अमिड दी इंक्रीज इन दी केसेस $1.25 बिलियन पर वीक का नुकसान होगा, ये कहना है इस रिपोर्ट का जीडीपी इंडिया के लिए, राइट। और उसके अलावा और कोई न्यूज हमारे लिए नहीं है। वायरस इंक्रीज वैक्सीनेशन पेस थ्रेटन रिकवरी। मूडीज ने ये कहा है कि दिस इज not a good phenomena, this is something which we should worry about. That's it. Our honorable home minister says that the government is committed to framing rules for Citizenship Amendment Act. That's it. After these 2-3 news articles, there is not much. WhatsApp, CCI defends approval for the probe. Competition Commission of India defended before Delhi High Court its decision to calling for an investigation into the new privacy policy. Competition Commission of India ने WhatsApp की न्यू पॉलिसी पे कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, राइट। कि न्यू जो privacy policy है that is like an infringement of the person's privacy, like the infringement of the WhatsApp यूजर्स प्रिवेसी। WhatsApp की यूजर की प्रिवेसी को आघात पहुंचाती हैं WhatsApp की गाइडलाइंस, इसलिए ये कहा था किसने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सो यू हैव टू आंसर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अंडर विच मिनिस्ट्री? दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर। Small questions I am asking you in the process of these news articles. Then Nagaland's version of NRC triggers concerns. Is it important for us? No, that's not that important. ज्ञानवापी मस्जिद, पिछले दिनों हमने इसके बारे में पढ़ा था, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। हाई कोर्ट मूव्ड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स ऑर्डर। लोअर कोर्ट ने ये कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास ये ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे भी डिगिंग होनी चाहिए, एक्सकेवेशन जो करनी पड़ेगी, ये चेक करना पड़ेगा खुदाई करके कि क्या उसके पहले वहां पे नीचे कोई मंदिर था या नहीं, राइट। तो इसके लिए हाई कोर्ट में अब अपील लगाई गई है कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है यूपी में वो गलत है। ये सारी चीजें चल रही हैं। Nagaland's version of NRC triggers concerns. All these things are there. Now coming directly to these articles, Bengal needs no Radcliffe line of hatred. Radcliffe line और जो भी और लाइंस ड्रॉ करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो लाइंस आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन सी। मैकमोहन लाइन है, रैडक्लिफ लाइन है, कौन सी लाइन इंडिया के साथ कौन सा बॉर्डर डिसाइड करती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉज should recognize the primacy of women's agency. This is an important article from today's newspaper. You can give it a reading. I'll try covering it in today's news analysis itself. BIMSTEC needs to reinvent itself. तो राजीव भाटिया जो कि गेटवे हाउस एंड फॉर्मर एम्बेसडर टू म्यांमार है, उनका ये कहना है कि बिम्स्टेक को एक नई री इन्वेंशन की जरूरत है। सरकार को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम की इस ग्रुपिंग को रिवाइव करने की जरूरत है, राइट।
goal now should be, he says that the goal now should be to overcome the obstacles leading to BIMSTEC's success. क्या क्या obstacles हैं, क्या क्या करना चाहिए? First, a strong BIMSTEC presupposes cordial and tension free bilateral relations. BIMSTEC को यदि आपको मजबूत बनाना है, BIMSTEC को अगर आपको रिवाइटलाइज करना है, तो BIMSTEC में सभी मेंबर कंट्रीज के समक्ष, सभी मेंबर कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, आपसी संबंध हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए. दिस इज व्हाट दिस लाइन इज सेइंग. देन दिस हैज नॉट बीन द केस गिवन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस. इंडिया ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन किस लिए बनाया था? 1997 में ओके 4 नेशंस की ग्रुपिंग के वे में बनाया गया था. इंडिया, देन योर थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. तो इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि सार्क ग्रुपिंग में इंडिया को ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी पाकिस्तान के चलते. कुछ भी हम इंडिया कोई भी इनिशिएटिव लेके आता था सार्क में, तो उसको ब्लॉक कर देता था पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के एडवर्स रिलेशनशिप के चलते सार्क का आइडिया फेल हो गया था. राइट. तो ये सारा कुछ इस आर्टिकल में लिखा है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा. एक बार, काफी अच्छा आर्टिकल है. आज न्यूज आर्टिकल्स में कुछ ज्यादा नहीं है, तो वी विल स्किप आउट द न्यूज आर्टिकल्स, वी विल फोकस ऑन द एडिटोरियल्स. लिथियम आयन बैटरीज. रिसर्चर्स फ्रॉम IIT Guwahati have developed a technique to improve the performance of rechargeable lithium ion batteries which power most of the portable devices used today. Clear? 2019 Nobel Prize in Chemistry was jointly awarded to Stanley Whittingham, okay, for the work that led to development of lithium ion batteries. 2019 Nobel Prize किस लिए दिया गया था? For the work that led to development of lithium ion batteries. तो these batteries are used in most mobile phones, smartphones, tablets. तो ये माइंड मैप आप डाउनलोड कर सकते हो JVIAS 10 नाम के टेलीग्राम चैनल से. छोटी छोटी सी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, उनके लिए माइंड मैप्स हैं. जो ओवरऑल न्यूज आर्टिकल जिनका एनालिसिस बनता है, उनके लिए DNA का PDF वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल JVIAS 10. ओके. इजिप्ट की बात करते हैं. इजिप्ट का क्रिमिनल कोर्ट सेंटेंस महमूद एजाद टू लाइफ इंप्रिजनमेंट. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना इसको, एक कर्सरी नजर बनती है. दरबार मूव, ये क्या है? ये भी सारा कुछ यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. एंड जिन लोगों के घर न्यूज़पेपर आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कोविड-19 के चलते, या अदरवाइज ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जिसमें कि आप फ्री में ये न्यूज़पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और बाकी के न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, आप इस टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. राइट. तो ये चीज़ है, जो लोग परचेज कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग परचेज करते रहें न्यूज़पेपर, खासकर द हिंदू न्यूज़पेपर विच स्टैंड्स फॉर इट्स इंडिपेंडेंस अगेंस्ट और इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट. ठीक है. या गवर्नमेंट के इशारों पे ना नाचने वाले कुछ न्यूज़पेपर जो हैं, उनके लिए हमें सब्सक्रिप्शन पे करना चाहिए. और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो. क्विकली कमिंग टू दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स. ज्ञानवापी मस्जिद. हाई कोर्ट मूव्ड अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स ऑर्डर. हाई कोर्ट को लोअर कोर्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कहा गया कि यूपी का एक मॉस्क है ज्ञानवापी मस्जिद, उसका सर्वे किया जाए, ये पता लगाने के लिए कि वहां पे पहले कोई मंदिर तो नहीं था. मैनेजिंग कमेटी ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी एंड उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हैव मूव्ड इलाहाबादी हाई कोर्ट टू रिस्ट्रेन दी authorities to restrain Archaeological Survey of India from acting on the proceedings of the local court, which recently directed the Archaeological Survey of India. इस लोअर कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कहा है कि आप ये पता लगाओ, मॉस्क का फिजिकल सर्वे करो कि वहां पे जो मॉस्क कंपाउंड एडजेसेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल है, कि वहां पे पहले कोई और टेम्पल या काशी विश्वनाथ टेम्पल का कोई और ब्रांच या कुछ ऐसा तो नहीं था. ओके. इसलिए अब ज्ञानवापी मस्जिद की जो मैनेजिंग कमेटी है, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को रोकिए, वरना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आगे बढ़ेगा.
राइट। तो ये चल रहा है यहाँ पे, जबकि कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं और ये सब चल रहा है और बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये पुरानी चीज़ों को पता लगाने में लगा है हमारा आज का इलाहाबाद और यूपी, राइट। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा बचने की ज़रूरत है। हमने इसकी कॉन्टेक्स्ट में ये एक्ट भी पढ़ा था, पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया है, ये हमने पढ़ा था। यहां पे ये किया गया है कि एक्ट डिक्लेयर्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15, 1947। अगस्त 15, 1947 को जो भी, जहां मस्जिद था वहां मस्जिद रहेगा, जहां मंदिर था वहां मंदिर रहेगा, जहां गुरुद्वारा था वहां गुरुद्वारा रहेगा, जहां चर्च था वहां चर्च रहेगा। लेकिन इनको बार बार चैलेंज ना किया जाए इसलिए ये एक्ट लाया गया था, लेकिन फिर भी इनको बार बार चैलेंज किया जाता है और कोर्ट्स को भी बड़ा मजा आता है आजकल ये सारी चीजों में जाने में, राइट। कि पुरानी चीजें गड़े मुर्दे उखाड़ के देखते हैं कि देखें क्या था वहां पे। हालांकि फोकस होना चाहिए पोक्सो जैसे एक्ट के ऊपर जिसमें कि केसेस का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स चाहिए। उन स्पेशल कोर्ट्स के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट या जजेस का नंबर कम है, वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो हमें इंपॉर्टेंट केसेस पे फोकस करना चाहिए। जब ऐसे एक्ट्स प्लेस में हैं तो फिर क्यों लोअर कोर्ट्स ऐसी पिटीशंस को एंटरटेन करते हैं? क्या लोअर कोर्ट के जजेस जिन पे शायद प्रेशर होता है या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो सिफारिशी होते हैं, हाई कोर्ट में अपनी प्रमोशन के लिए कभी कभी ऐसे मुद्दों में अपने हाथ फंसा लेते हैं या मैले कर बैठते हैं या धो लेते हैं, जो भी है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होनी चाहिए। जब एक एक्ट है ऑलरेडी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 1947 पे अगर यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क था तो वो रहेगा, फिर लोअर कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को, इस पिटीशन को क्यों एंटरटेन किया, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि जज की प्रमोशन के लिए ये कंडीशन रखी गई थी। नाउ to freeze the status of any place of worship as it existed on 15th of August 1947, to provide for the maintenance of religious character of such a place of worship as it existed on 15th August, to preempt the new claims by any group about the past status of any place of worship. Okay, then Jalil resigns after Lokayukta rap. Kerala higher education minister was found guilty of nepotism. nepotism क्या होता है? भैया भतीजावाद, जो हम बोलते हैं ना चाचा विधायक हैं। तो केरला के मिनिस्टर विधायक थे और उनके ऊपर ये चार्जेस लग रहे हैं कि उन्होंने किसी को फेवर किया था, राइट। इसके चलते लोकायुक्ता, केरला लोकायुक्ता को कंप्लेंट लिखी गई और केरला लोकायुक्ता की फटकार के बाद, केरला लोकायुक्ता की एडमोनिशन के बाद ही हैड टू फाइनली रिजाइन। ओके, दो मंत्रियों के रिजाइन आते हुए, एक तो महाराष्ट्र से और दूसरा केरला से। केरला मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड माइनॉरिटी वेलफेयर रिजाइंड आफ्टर द लोकायुक्ता फाउंड हिम गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म. Governor of Kerala accepted his resignation, which was forwarded to him by the Chief Minister. He had lobbied the Kerala State Minority Welfare Corporation to appoint his relative General Manager. Kerala State Minority Welfare Corporation को इन्होंने ये कहा था कि उनके रिलेटिव को, रिश्तेदार को जनरल मैनेजर लगाया जाए, राइट। माइनॉरिटी कमीशन हो या मेजॉरिटी कमीशन हो, मंत्री के भतीजे या कोई रिश्तेदार वो लग ही जाते हैं मैनेजर कहीं पे, राइट। तो ये सिलसिले को रोकने के लिए नाउ इसको लैक ऑफ इंटेग्रिटी करार देते हुए लोकायुक्ता ने इनको कहा कि आपके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, तो यू शुड बेटर रिजाइन. These things are there done. All right. Okay, it had decreed that the minister should not continue in the cabinet. He had displayed a marked lack of integrity. His action amounted to the abuse of power, favoritism, nepotism and violation of oath of office. So these things are there. Lokayukta क्या होता है? Lokpal and Lokayukta's Act was passed in 2013 after a long struggle by Anna Hazare and others. Okay, अन्ना हजारे तो खैर एजेड हैं, वो रह गए. जो अदर्स थे वो एक सीएम बन गया, दूसरा गवर्नर बन गया. राइट नाउ आगे चलते हैं.
Issues related to Lokayukta, Goa case study. In 2020, Justice Praful Kumar Mishra had retired from the post of Goa Lokayukta and has highlighted the issues related to the state office and proceedings. During his tenure in the Goa as Lokayukta, he received 199 cases, 133 of which were disposed of. Among the 58 pending cases are 21 in which he sent reports to the government, but state government has not acted and action taken reports are still awaited. तो लोकायुक्ता कैसे काम करता है? काफ़ी स्टेट्स में लोकायुक्ता ऐसे काम करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये बोलता है कि ये केसेस हैं, इस पे कुछ कीजिए. स्टेट गवर्नमेंट उस पर अगर इनएक्टिव हो जाती है या लैक ऑफ रिस्पॉन्स मिलता है तो एटीआर फाइल नहीं की जाती तो लोकायुक्ता कुछ नहीं किया कर सकता. एटीआर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फाइल द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द केसेस रेफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय लोकायुक्ता. हिज रिकमेंडेशंस, लोकायुक्ता कुछ कुछ रिकमेंड करता है. तो रिकमेंडेशंस में गोवा के लोकायुक्ता ने यह कहा कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि मिस हैंडल कैसे हुए ये फंड्स. अगर पैसे का मिस एप्लीकेशन हो रहा है, मिस हैंडलिंग हो रही है तो उसके ऊपर सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया. ठीक है, तो ये सारा कुछ है. और क्या क्या चैलेंजेस हैं? ये क्वेश्चन एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए. व्हाट आर दी चैलेंजेस इन दी फंक्शनिंग ऑफ लोकायुक्तास एंड लोकपाल. लोकपाल का तो अभी तक लॉक ही नहीं खुल रहा है ना. तो लोग बोलते हैं लिंक ताले, मैं बोलता हूं लोकपाल ताले. लिंक ताले क्या है? लिंक के ताले कभी नहीं टूटते, तुमने ऐड देखी होगी. लोकपाल के ऊपर ऐसा लॉक लगा है कि खुलता ही नहीं है. अभी रिसेंटली जाके लोकपाल ने काम करना शुरू किया है क्योंकि हम सतयुग में हैं. लोकपाल को 2013 में एक्ट पास किया गया था लोकपाल के लिए. उसके बाद लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के बाद लोकपाल ने फाइनली काम करना शुरू किया 2019 में. तो लोकपाल पे तो क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि लोकपाल की फंक्शनिंग पे क्या क्वेश्चन बनाओगे जब लोकपाल काम ही नहीं कर रहा था. लोकायुक्ता पे यदि आए तो व्हाट आर दी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ लोकायुक्ता एज एन इंस्टीट्यूशन. पहला चैलेंज हमने देख लिया कि सिलेक्शन ऑफ लोकपाल, ये भी देख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ लोकायुक्ता. पहला हमने देखा कि गोवा के लोकायुक्ता ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनएक्शन के बारे में जो हाईलाइट किया है, इनएक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. पॉइंट नंबर 1, inaction of the state governments on the points highlighted by the lokayukta. Point number 2, lokayuktas are overburdened. Okay, officials stalled preliminary inquiry by avoiding registering an FIR and hence many cases went to lokayukta because of that. To overcome it, lokayukta referred to the Supreme Court's Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh judgment, where the court has clearly said whenever anyone comes to the police station and makes a complaint of a cognizable offence, police officer is bound to register an FIR under section 154 of Criminal Procedure Code. Okay, Lalita Kumari versus Government of UP judgment, you have to jot down. Lalita Kumari versus Government of UP judgment 2013, mandatory filing of FIR by the police. Section 154 CRPC. Okay, please jot down कि FIR फाइल करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है. Clear? So this is there. Now, what is the other thing? Lack of governance. Lokayukta's reports were indicative of the lack of governance, irrespective of any party in the power. Less powers. State Act, लोकायुक्ता का जो स्टेट का एक्ट है डज नॉट हैव द पावर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन दैट कर्नाटका एंड केरला एक्ट्स हैव, नॉर डज इट हैव द प्रोविजन फॉर कॉन्टेम्प्ट. तो डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने लोकायुक्ता एक्ट्स हैं. तो कर्नाटका वालों ने ज्यादा पावर दे रखी है लोकायुक्ता को और केरला वालों ने भी ठीक ठाक दे रखी है. गोवा वालों के पास थोड़ा कम पावर है. तो ये सिमेट्री ऑफ पावर एंड स्टेटस ऑफ लोकायुक्ता होना चाहिए. Under section 617 of the Goa Lokayukta Act, the power to prosecute should be given to Lokayukta. Power to punish on contempt. While making the rules, the act should have been included with the power to punish on contempt of the orders of Lokayukta, which is still not available under the rules of the act. Okay, तो ये सारा कुछ है. Now आगे चलते हैं अगली न्यूज आर्टिकल पे. व्हाट्सएप पॉलिसी. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने
दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपने एक ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, अपने एक ऑर्डर को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि व्हाट्सएप को जो नोटिस भेजा गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द न्यू पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप, वो सही है। दिल्ली हाई कोर्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल किया गया है, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर योर फंडामेंटल राइट्स, राइट टू privacy, government policies and interventions, role of media. All these topics are mentioned in your UPSC GS syllabus for GS mains paper 2, 3, 4, etc. Okay. तो Competition Commission of India defended before Delhi High Court its decision calling for an investigation into the new privacy policy of WhatsApp. Competition Commission, the Competition Watchdog, Competition Commission of India का एक एक्ट है CCI Act 2008, उसके तहत Competition Commission of India को पावर्स मिलती हैं, राइट। उन पावर्स का यूज करते हुए CCI ने एक ऑर्डर जारी किया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में। ओके, इट वाज डीलिंग विद द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी दैट कुड लीड टू एक्सेसिव डेटा कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, द यूज एंड शेयरिंग ऑफ द डेटा इन एंटी कॉम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट। ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जॉब ये होती है कि बिजनेस ठीक से चले, लेकिन बिजनेस चलने के प्रोसेस में किसी दूसरे बिजनेस को डंप ना किया जाए, किसी दूसरी कंपनी को कुछ ऐसी मोनोपोलिस्टिक या प्राइस ये कह लो कि प्रीडेटरी प्राइसिंग करके प्राइजेस को जानबूझ के लोअर करके किसी दूसरी कंपनी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, या किसी कस्टमर का या किसी कंज्यूमर का इतना ज्यादा डेटा ना कलेक्ट कर लिया जाए कि वो डेटा ज्यादा हो जाए और प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो जाए, राइट, और वो बाकी लोगों के लिए उस कंपनी से क्रिएट करना मुश्किल हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के पास आपका सभी सारा डेटा है, राइट, कि आप क्या कर रहे हो, आप नई कार परचेज करने जा रहे हो, आपके पास में कौन सी कार है, आपने कार की सर्विसिंग कब कराई, ये सारा डेटा अगर व्हाट्सएप अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेगा तो बाकी कंपनीज जिनके पास ये डेटा नहीं है, इतना ज्यादा डेटा नहीं है, इतनी ज्यादा डिटेल्स आपकी लाइफ की नहीं है, तो वो कंपनीज व्हाट्सएप से नहीं कॉम्पीट कर पाएंगी। और अगर कंपटीशन नहीं होगा तो व्हाट्सएप अपनी मोनोपोली को मिसयूज कर सकता है, आपको चार्जेस लगाने में, आपसे ऐप डाउनलोड के या ऐप यूसेज के एनुअल चार्जेस कलेक्ट करने में, राइट। WhatsApp and violation of privacy. WhatsApp, one of the most popular messaging apps, has updated its privacy policy. मेरा इसी YouTube चैनल पे जतिन वर्मा WhatsApp policy सर्च करोगे, you'll be able to find a video. Do watch that video to get the clarity on what the new WhatsApp policy is. Done, everyone? On the raising concerns, ये सारा कुछ चल रहा है, फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया। इंडिया में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं इनैक्ट कर रही है सरकार, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं, सरकार को ऐसा लगता है, ठीक है। नाउ ये सारा कुछ है, इंडिया, रशिया, यूरोपियन यूनियन और जीडीपीआर है, यूरोपियन यूनियन का काफ़ी फेमस है जीडीपीआर। तो हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया है, ड्राफ्ट जो बनाया गया है, पता नहीं कब पास होगा, इस जन्म में तो नहीं लगता कि पास होगा, जिस रफ्तार से उस पर काम हो रहा है। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल BN श्री कृष्णा कमेटी ने बनाया है, उसका टेम्पलेट, उसका आधार जो है बेसिकली कौन सा लॉ है, यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, GDPR जिसे हम बोलते हैं वो है, राइट। नाउ यहां पे देखोगे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इज द टेम्पलेट फॉर इंडियाज ड्राफ्ट लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन। GDPR is the regulation of European Union law on data protection and privacy. All right, so these things are there. Nagaland's version of NRC triggers concerns. नागालैंड का जो वर्जन है NRC का, ट्राइबल बॉडी ने सरकार को लिखा है नॉट टू बी हेस्टी, पहले हमें कंसल्ट करो। अब यहाँ पे लिखा है एपेक्स बॉडी ऑफ नागा ट्राइब्स हैज आस्क्ड द नागालैंड गवर्नमेंट नॉट टू बी हेस्टी विद द एक्सरसाइज
to prepare register of indigenous inhabitants of Nagaland, seen as a variant of Assam's National Register of Citizens. असम के बाद अब नागालैंड में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लाने की तैयारी चल रही है. नागालैंड गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली बीन ट्राइंग टू रिवाइव द RIIN, Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland exercise that was launched in July 2019 with the stated objective of preventing outsiders from obtaining fake indigenous certificates for seeking jobs and benefits of government schemes. नागालैंड प्रीडोमिनेंटली एक ट्राइबल स्टेट है और ट्राइबल स्टेट होने के नाते ये जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, ट्राइबल स्टेट होने के नाते नागालैंड में बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाता. सरकार कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाना चाहती है, ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई है और ट्राइबल जो बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, एक वे से प्रेशर ग्रुप है, उन्होंने सरकार को कहा है कि पहले हमसे कंसल्ट करो, ठीक है. एक्सरसाइज वाज सस्पेंडेड. पहले जब 2019 में ये एक्सरसाइज को लाया गया तो इट वाज सस्पेंडेड following the protest from the community based and extremist organizations. Naga Ho Ho, the apex tribal body that had objected to the RIIN in 2019, has reacted to the state government's alleged bid to implement RIIN with a tentative timetable for different stages. Okay, so these things are happening. The issue of RIIN should be handled with utmost care as it could have unforeseen and dangerous implications for the Nagas as a community. ठीक है, तो नागा हो ने ये कहा है, it was apprehensive of the dreadful consequences if the advocates of, if those who are advocating RIIN implement the process with December 1, 1963, the day Nagaland attained statehood as the cut-off date. तो नागा हो का कहना है कि काफी लोगों को इससे नुकसान हो सकता है अगर सरकार 1 दिसंबर 1963 को कट ऑफ डेट रखती है. यानी कि जो लोग 1 दिसंबर 1963 के बाद नागालैंड में जिन्होंने अपना प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया है, रेजिडेंस रखा है, या जिन लोगों ने उसके बाद नागालैंड में शिफ्ट किया है, उनको इस लिस्ट में RIIN में से डिलीट किया जा सकता है. इस लिस्ट में से डिलीट किया जा सकता है. रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड. इंडिजिनस मतलब जो लोग वहां पे पहले से रह रहे हैं. तो ये कह रही है नागा हो जो एपेक्स बॉडी है, ट्राइबल ग्रुप है, उनका ये कहना है, अकॉर्डिंग टू नागा हो, नागा ट्राइब्स लिविंग इन असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया एंड इन म्यांमार हैव अ लेजिटिमेट क्लेम टू देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड. ठीक है, यानी कि उनके जिन लोगों के दादा परदादा नागालैंड में रहते थे और वो लोग असम में या मणिपुर में या अरुणाचल प्रदेश में या म्यांमार में शिफ्ट हो गए हैं और वो अगर अपनी नागालैंड में वापस आते हैं अपने दादा परदादा के घर में या जमीन पे या उस धरती पे जहां पे उनके दादा परदादा रहते थे, उनका भी हक बनता है. अगर आप 1963 के बाद आए ऐसे लोगों को निकाल दोगे 1 दिसंबर 1963 डेट रख के, तो ये काफी उन लोगों को एक्सक्लूड कर देगा जिनकी एंसेस्ट्रल लीनिएज नागालैंड की है. क्लियर? नागालैंड की एक डेमोग्राफिक चेक अगर हम करें, नंबर ऑफ ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज इन नागालैंड 25, population of 16 recognized tribes 90%. You have to tell me the first, you have to tell me the top 5 important tribes of Nagaland. 5 important tribes of Nagaland. I have been telling you through my DNA videos to make a list of those tribes, names of those tribes which keep on appearing in the newspaper almost every month. Okay, from different states of India, डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार के या फिर किसी और रीजन के. दिस विल हेल्प यू इन अ बिग वे इन हैविंग 2 or 3 आंसर्स करेक्ट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम. तो ये डेमोग्राफी चेक में ट्राइबल्स एक फेवरेट एरिया है यूपीएससी का. अनलाइक अदर स्टेट्स, नागालैंड्स डेकेडल पॉपुलेशन ड्रॉप्ड बाय 0.47% बिटवीन 2001 and 2011. Decadal growth in the 1980s 56%, decadal growth in the 1990s 65%, right?
अब जैसे कोन्यक, नागा ट्राइब्समैन, कोन्यक, ये एक और नाम है जो नागालैंड में ट्राइब जनजाति पाई जाती है। ऐसे 5 नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आज चाहिए, राइट। तो ये तुम्हारे लिए फायदे के लिए कह रहा हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज देयर। उसके बाद ये वो स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, इनर लाइन परमिट। व्हाट इज इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट ये है कि अगर आपको इनर लाइन परमिट वाली स्टेट्स में एंट्री चाहिए तो आपको उस स्टेट का इनर लाइन परमिट, उस एरिया का इनर लाइन परमिट लेना होगा। ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सिस्टम लाया गया था, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स और इंडियंस फ्रॉम एंटरिंग इनटू दीज प्रोटेक्टेड एरियाज। ट्राइबल एरियाज को ब्रिटिशर्स भी प्रोटेक्ट करते थे, तो इसलिए इनर लाइन परमिट सिस्टम लाया गया था। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनमें इनर लाइन परमिट चल रहा है। जो नागालैंड की बात अभी हम कर रहे थे, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, वो भी इनर लाइन परमिट सिस्टम से मिलता जुलता है। दैट इज वाई वी हैव कवर्ड हियर इनर लाइन परमिट, ठीक है। डन। तो सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर डिटेल्स ऑन द माइग्रेंट चिल्ड्रंस वेलफेयर। तो माइग्रेंट चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए क्या कदम लिए हैं सरकार ने? द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम इन अ पिटीशन फाइल्ड बाय द चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट ड्यू टू द सिवियरिटी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस. The center had announced the nationwide lockdown, and during this period migrant children were affected the most and have been among the most vulnerable. ठीक है, तो बच्चे जो हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो बिहार से, कहीं और से, झारखंड से, यूपी से, दिल्ली में हैं या दिल्ली से कहीं और हैं, वो माइग्रेंट बच्चे जो ढाबों पे काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, छोटू या बहादुर बन के काम करते हैं, उनकी डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ने मांगी हैं। सेंटर ने उनके लिए क्या किया है? हमने कोविड-19 के दौरान 2 लेजिस्लेशंस की बात करी थी, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। मैंने आपको बोला था कि इन लेजिस्लेशंस को सोशल इश्यूज के लिए और एल्स सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के लिए आपको पढ़ना है, और इनको अभी के लिए इनके नेम्स नोट कर लो। जब कभी डीएनए में, एडिटोरियल में कुछ ऐसा अपीयर होगा तो आई विल बी कवरिंग देम अगेन। देयर इज नो कॉन्क्रीट डेटाबेस ऑफ माइग्रेंट्स इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ not so good implementation of this Interstate Migrant Workmen Act. Interstate workers, states are duty bound as per this act to collect, collate and maintain data of the interstate migrant workers working in their jurisdiction. यानी कि अगर बिहार से कोई वर्कर बिहार से कोई वर्कर पंजाब में काम करने जाता है तो उस वर्कर का डेटाबेस पंजाब के पास होना चाहिए, बिहार के पास में भी होना चाहिए, आउटगोइंग माइग्रेंट वर्कर का। दोनों स्टेट्स को एक डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए। बिहार के सिस्टम में पंजाब ये डिटेल भेजेगा कि आपका माइग्रेंट वर्कर यहाँ पे आया है। ये जरूरी और भी ज्यादा हो गया है जब सरकार पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड की बात करती है, ठीक है, पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, कि अगर बिहार का वो नागरिक पंजाब में राशन लेना चाहता है तो वो ले सके। लेकिन कोविड-19 के दौरान दिस डेटाबेस, मेंटेनेंस ऑफ दिस डेटाबेस वाज फाउंड टू बी कॉन्स्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस। कुछ भी नहीं था, ठीक है, सरकारों के पास। सेंसस ब्रॉडली हमें ये बताता है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया हैड 45.6 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स इन 2011 कंपेयर्ड टू 31.5 करोड़ माइग्रेंट्स इन 2001. Okay, Interstate Migrant Workmen Act 1979 required all the establishments which hired interstate migrant workers to be registered, as well as all contractors who recruit these workers to be licensed. Requirement देखिए आप यहाँ पे, this requirement is required for prelims also. You need to memorize this कि क्या Interstate Migrant Workers Act में ऐसी कोई requirement है? This question can be asked in the prelims. Clear? Just focus on this thing. However, no such detailed records were maintained and the information on the number of migrants was unavailable to both central and state governments. A comprehensive database of migrants and other unorganized sector workers is seen as necessary in the wake of COVID-19 pandemic. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने आत्मनिर्भर
स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग सिस्टम लाया है, ठीक है, असीम पोर्टल, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी कि ये सिर्फ स्किल्ड एम्प्लॉयज को मैप करेगा, नहीं, ये सभी एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को मैप करेगा। टू हेल्प स्किल्ड पीपल फाइंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, डेटाबेस ऑफ लेबर माइग्रेंट्स इन इंडिया, in Indian states and overseas citizens who returned to India under the Vande Bharat mission and filled Swadesh skill card. Swadesh skill card इसके लिए लाया गया, ठीक है, ये सारा कुछ है। Now clear to everyone? Cool for everyone? Now coming here, the online portal NMIS would maintain a central repository of migrant workers and help in speedy interstate communication to facilitate the smooth movement of the migrant workers to their native places. All these things are there. Okay, तो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन किसे कहते हैं, यूपीएससी के लिए ऐसे टॉपिक्स फेवरेट हो जाते हैं जीएस मेंस पेपर 1 के लिए। ऑलराइट, US to withdraw troops from Afghanistan. Washington plans to pull all the remaining troops out of the country before 20th anniversary of 9/11. Just an awareness. अभी USA का दिमाग कब पलट जाए हमें नहीं पता. We have been hearing this news for last 5 to 10 years now that USA is going to pull out the troops, but it has never happened. Okay, तो broadly ये सारा कुछ था हमारे आज के न्यूज़ एनालिसिस में. I will not be investing too much of time on this. So all these things are there. Now withdrawal of US troops from Afghanistan. All these things are there. Now coming to these things. Economy and internal security, S&P index drops as Adani port citing ties to Myanmar जनता. S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर का इंडेक्स है वो ड्रॉप होता हुआ. US firm flags risk from the group's relationship with military जनता. म्यांमार में अदानी ग्रुप का जो एक्सपोजर है उसकी चलते अदानी ग्रुप ने ये कहा है कि उनके मिलिट्री जनता के साथ रिलेशंस हैं, उसके चलते यूएसए की फर्म ने ये फ्लैग किया है. राइट, S&P Dow Jones index indicated indices was dropping Adani Ports and Special Economic Zone Limited from Dow Jones Sustainability Index, citing the Indian company's ties with Myanmar's military. Commercial relationship with Myanmar's military, stating that this APSEZ and this Adani Port Special Economic Zone would be removed from the indices prior to market opening on April 15. S&P Dow Jones indices observed that the decision had followed a media and stakeholder analysis triggered by the recent news events, pointing to heightened risks to the company regarding their commercial relationship. मिलिट्री जनता म्यांमार में अभी जो कहर ढा रही है वहां के लोगों पे, तो S&P डाउ जोन्स इंडेक्स ने ये कहा है कि अदानी पोर्ट्स की जो लिस्टिंग इनके इंडेक्स पे हो रखी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि अदानी पोर्ट्स ने ये डिक्लेयर किया है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनके मिलिट्री जनता के साथ बिजनेस रिलेशंस हैं. अब मिलिट्री जनता कितना टाइम टिकेगी, क्या कर रही है, खराब छवि होने की वजह से, बैड कैरेक्टर होने की वजह से ये S&P डाउ जोन्स ने अपनी छवि को प्रोटेक्ट करे रखने के लिए अदानी ग्रुप की लिस्टिंग को, APSEZ की लिस्टिंग को यहां से रिमूव कर दिया है. राइट, क्योंकि अदानी ग्रुप इज बिल्डिंग अ पोर्ट इन यांगों ऑन लैंड लीज्ड फ्रॉम द मिलिट्री कंट्रोल्ड म्यांमार इकोनॉमिक corporation, which is among the entities that have been sanctioned by USA. USA ने इस एंटिटी को म्यांमार इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं. अडानी का जो पोर्ट है वो इस एजेंसी के अंडर आता है. इसी वजह से S&P डाउ जोन्स जो यूएसए के अंडर है, यूएसए की कंपनी है, उन्होंने इसकी डीलिस्टिंग कर दी है. तो इस पूरे वाकयात से, इस पूरे इंसिडेंट से आपको ये पता लगेगा कि यूएसए की सैंक्शंस किस तरह काम करती हैं. अगर यूएसए किसी कंट्री पे या किसी एजेंसी पे सैंक्शंस लगाता है, जैसे MEC पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाई क्योंकि MEC सरकार को रेवेन्यू दे रही है. किसकी सरकार को? म्यांमार मिलिट्री जनता गवर्नमेंट को. मिलिट्री जनता खुद गंदे काम कर रही है, गलत काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है. इसलिए सैंक्शंस लगने की वजह से अगर इंडियन कंपनी अडानी का भी
कोई ऐसा एक्सपोजर है, एमईसी से कोई लेना देना है, तो अडानी को भी यूएसए की कंपनी एसएनपी ने डीलिस्ट कर दिया है, अनलिस्ट कर दिया है, ठीक है। दिस इज हाउ यूएस सैंक्शंस अफेक्ट इंडियन कंपनीज वर्ल्ड ओवर। अगर कोई मान लो कल को नॉर्थ कोरिया पे कोई सैंक्शंस लगती हैं और इंडियन कंपनी अडानी या अंबानी नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है और उनके सरकार से कोई रिलेशंस हैं, तो उस कंपनी के ऊपर भी सैंक्शंस का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। क्लियर? ऑल गोल्ड ज्वेलरी मस्ट बियर हॉलमार्क फ्रॉम जून। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि Center will go ahead with its plan to mandate hallmarking of gold jewelry from June 1. The plan had been delayed due to the COVID-19 pandemic. Last year, the Union Minister for Consumer Affairs had announced January 2021 as the deadline, but the jewelers had been given an extension. No further extension would be given, or it hasn't been sought. Okay, so as per the new rules, if jewelry or an artifact made of 14, 18 or 22 carat gold is sold without BIS hallmark, the jeweler could be penalized 5 times the cost of the object or imprisoned for up to 1 year. Up to 40% of gold jewelry is sold with hallmark. अब इसको 100% करने के लिए कोई भी सोने की अंगूठी या कुछ भी ऐसा आप खरीदते हो, अगर उस पर हॉलमार्क नहीं है, उसकी प्योरिटी का निशान नहीं है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये कहा है जून 1 के बाद ये सही नहीं होगा, ठीक है। BIS का लोगो उस पर रहता है, वर्ड ज्वेलरी हॉलमार्क डिनोट्स। BIS का लोगो कुछ इस तरह से रहता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड 916, ओके। एसए सेंटर ये रहा, ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क ये भी रजिस्टर्ड होता है, देन ईयर ऑफ हॉलमार्किंग, दिस इज देयर। क्लियर? तो ये स्टैंप लग जाती है कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी है। मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग नॉर्म्स इन इंडिया। गोल्ड हॉलमार्किंग इज अ प्योरिटी सर्टिफिकेशन जो कि 2000 ईयर में स्टार्ट करी गई थी। हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी विल बी ओनली इन 3 ग्रेड्स, 14, 18 and 22. Rule is applicable only on sales by retailers and not to consumers. Okay, consumers के ऊपर कोई रूल नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते, लेकिन सेलर के ऊपर है। क्लियर? तो ये सारा कुछ है। रीजंस फॉर गोल्ड हॉलमार्किंग। मैंडेटरी हॉलमार्किंग विल प्रोटेक्ट द पब्लिक अगेंस्ट लोअर कैरेटेज। लोअर कैरेट का गोल्ड होता है लेकिन पैसे पूरे ले लिए जाते हैं, राइट। गवर्नमेंट हैड इन्फॉर्म्ड दी अबाउट दिस हॉलमार्किंग नॉर्म्स टू WTO which will help exporters get to know the changes in advance in the importing country like India. Okay, तो ये सारा कुछ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 का, इसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है, मस्ट रीड हो जाता है। व्हाई? दिस कुड बी अ ट्रिगर फैक्टर फॉर दिस थिंग। BIS Act allows multiple types of simplified conformity assessment schemes, including self-declaration of conformity. BIS Act provides enabling provisions for making hallmarking of precious metal articles mandatory. तो new areas identified for standardization are, इस एक्ट में जो न्यू एरियाज आइडेंटिफाई करे गए हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स लाइक इथेनॉल ब्लेंडिंग जो चल रही है, ई मोबिलिटी जैसे कि आप व्हील चेयर्स देखते हो या जो बैटरी रन कार्स देखते हो, मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट सिटीज की भी BIS मार्किंग हो रही है, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री A4 प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। बेसिकली ये मार्किंग बताती क्या है, BIS मार्क बताता क्या है? BIS मार्क ये बताता है कि जो चीज बनाई गई है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, राइट। ISO सर्टिफिकेशन की तरह अगर आपको किसी मान लो प्रेशर कुकर को आप परचेज करते हो तो उस पर ISI का मार्क होता है। ISI का मार्क ये बताता है कि उसमें जो भी मेटल यूज किया गया है या जो रबर यूज करी गई है वो सेफ है और स्टैंडर्डाइज्ड वे से उसे बनाया गया है, वो कुकर कभी फटेगा नहीं, बर्स्ट नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। BIS is the national standard body of India for the harmonious development of activities of standardization. अब आप ये पूछो कि स्मार्ट सिटीज में
इसका क्या काम है? स्मार्ट सिटीज में इसका काम ये है कि अगर कोई स्मार्ट सिटी का स्टैंडर्डाइजेशन करेगा तो वो ये ध्यान रखेगा कि क्या स्मार्ट सिटी में जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं वो अर्थक्वेक सेफ हैं, स्मार्ट सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है क्या वो फ्लड सेवी है, पानी आने पे रुकेगा तो नहीं, ये सारी चीजें वहां पे जो है मेजर करके उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। ठीक है, सिटी की पॉपुलेशन के अनुसार, ट्रैफिक के अनुसार रोड्स की विड्थ कितनी है, ये सारा कुछ, सिटी की पॉपुलेशन के अनुसार, पॉल्यूशन के अनुसार ट्रीज कितने हैं, ये सारा कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा और उस स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से ये मार्क दिया जाता है। क्लियर? So this was all in today's news analysis with me, Jatin Verma. You can join the GS integrated course in which we will be covering the complete syllabus of GS paper 1, 2, 3, 4, essay and even the CSAT. Current affairs will be covered throughout the year. Current affairs of last 1 or 2 years, which has been the trend in the UPSC questions, will be covered in this course. I will be teaching Indian polity, Indian economy, security, disaster management, current affairs and other dynamic sections of UPSC CSE syllabus for both prelims as well as mains. This was all guys in today's daily news analysis. See you tomorrow. Thank you. Bye bye guys. Thank you.